रात के करीब 1:30 बजे का समय था। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के बाहर खेतों के बीच से एक शख्स तेजी से पैदल भाग रहा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर एक बैकपैक था। वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था और सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जानता था कि अगर वो एक बार रुक गया तो फिर शायद वो कभी नहीं रुक पाएगा। अचानक उसकी नजर सामने एक पुराने खंडहर पर पड़ती है। वो तेजी से उस खंडहर की तरफ बढ़ता है और अंदर घुसकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने बैकपैक से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है, जो दिखने में एक पुराने रेडियो जैसा लग रहा था। वो उस डिवाइस पर कुछ बटन दबाता है और फिर उसे फिर से बैकपैक में रख लेता है। लेकिन तभी दूर से कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। वो गाड़ियां तेजी से उसी खंडहर की तरफ आ रही थीं। उस शख्स की सांसें तेज हो गईं। वो समझ चुका था कि अब वो बच नहीं सकता। फिर भी उसने एक बार फिर से अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो खंडहर के पिछले हिस्से से निकलकर एक छोटे से रास्ते से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम बढ़ा, उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से उतरने वाले लोग उसे घेर लेते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने सीधे उस शख्स पर निशाना साध लिया। एक अफसर ने तेज आवाज में कहा, रुक जा, हिला मत, वरना गोली मार देंगे। वो शख्स समझ गया था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर कर दिए और अपने घुटनों के बल बैठ गया। कुछ ही सेकंड में सुरक्षाकर्मी उसके पास पहुंच गए और उसे जमीन पर लिटाकर उसके हाथ बांध दिए। उसका बैकपैक उससे अलग कर लिया गया और एक तरफ रख दिया गया। जब उस बैकपैक को खोला गया तो अंदर से कई सारी चीजें निकली। एक लैपटॉप, 3 सिम कार्ड, एक हैंडगन, कुछ कारतूस और सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक नक्शा, जिस पर राजस्थान के 3 अलग अलग जगहों पर लाल निशान लगे हुए थे। उन निशानों के नीचे कुछ नंबर लिखे थे और तारीखें भी लिखी हुई थीं। उस शख्स को उठाकर एक गाड़ी में बैठा दिया गया और पूरा काफिला वहां से रवाना हो गया। उसकी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं था। वो चुपचाप बैठा रिप्रेजेंट रहा, जैसे उसे पता था कि ये दिन आना ही था। लेकिन मैं जानता हूं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद पकड़ा गया था। वो आतंकवादी था या कोई जासूस था? और उसके पास जो नक्शा मिला था, उस पर राजस्थान के जिन 3 जगहों पर निशान थे, वो जगहें क्या थीं? क्या वो कोई बड़ा हमला प्लान कर रहा था? और अगर वो इतना ही खतरनाक था तो उसने अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिया? उसने कोई मुकाबला क्यों नहीं किया? तो चलिए आपको बताते हैं इस कहानी की असली शुरुआत। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2021 के आखिर में होती है। वो दौर जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबर रही थी और हर तरफ धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही थीं। लेकिन इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बहुत ही गुप्त सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया मॉड्यूल तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कोल्ड फायर। इस ऑपरेशन के तहत कुछ ऐसे लोगों को चुना गया था जो बिल्कुल भारतीय लगते थे। उनकी बोली भारतीय थी, उनके रहन सहन के तरीके भारतीय थे और वो आसानी से किसी भी भारतीय शहर में घुल मिल सकते थे। इन लोगों को पाकिस्तानी POK में कई महीनों तक ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया था, उन्हें बम बनाना सिखाया गया था और सबसे अहम बात यह थी कि उन्हें सुरक्षा एजेंसीज की निगरानी से बचने के तरीके भी सिखाए गए थे। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक शख्स था, उसका नाम था रईस अहमद। रईस अहमद को ऑपरेशन कोल्ड फायर में कोड नेम दिया गया था सांप, क्योंकि जैसे सांप बिना आवाज के अपने शिकार पर वार करता है, वैसे ही ये बिना किसी को पता लगे अपना काम कर सकता था। रईस अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर शहर का रहने वाला था, लेकिन उसने अपनी पहचान बदलकर अपने आप को भारत का नागरिक बना लिया था। उसने कई महीनों तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में घूमकर वहां की ज्योग्राफी, वहां के सुरक्षा व्यवस्थाओं और वहां के लोगों की आदतों का अध्ययन किया था। वो जानता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, किस समय पर किस जगह पर कम सुरक्षा होती है और कैसे वो बिना पकड़े अपना काम कर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत
और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज थी, वो था उसका बेटा। रईस अहमद का एक 14 साल का बेटा था जिसका नाम था फैसल। फैसल पाकिस्तान के एक मदरसे में पढ़ता था और उसकी ट्रेनिंग भी कराई जा रही थी। रईस अहमद जो भी कर रहा था वो अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रहा था। उसे आईएसआई ने यह वादा किया था कि अगर वो भारत में ये काम कर देगा तो उसके बेटे को पाकिस्तानी सेना में बड़ा अधिकारी बना दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए इतना पैसा दिया जाएगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सके। इसी लालच में रईस अहमद ने ये रास्ता चुन लिया था। अब इधर भारत की सुरक्षा एजेंसीज लगातार ऑपरेशन कोल्ड फायर पर नजर रख रही थीं। आईबी और रॉ के अलग अलग सोर्स से ये बात सामने आ गई थी कि राजस्थान के कुछ चुनिंदा इलाकों में कोई बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन हमला कब होगा, कहां होगा और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं थी। तभी एक दिन एक बहुत ही अनोखी चीज हुई। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक मस्जिद के इमाम साहब की हत्या हो जाती है। पुलिस को यह मामला साधारण लग रहा था कि शायद किसी पुरानी रंजिश के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस इमाम साहब के पास एक डायरी थी जो गायब हो गई थी। वो डायरी मिलती तो शायद कई राज खुलते। इस मामले में जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उस इमाम साहब ने रईस अहमद के बारे में कुछ जानकारी जुटा ली थी और वो उसे पुलिस तक पहुंचाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब ये बात सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंची तो उनकी नजरें उस गांव के आसपास के इलाकों पर टिक गईं। कई महीनों की निगरानी और इंटेलिजेंस जुटाने के बाद पता चला कि रईस अहमद राजस्थान के किसी इलाके में छिपा हुआ है और वो आने वाले कुछ ही हफ्तों में बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपनी पहचान बदल बदल कर रहता था। कभी वो एक किसान के भेष में होता था तो कभी एक मजदूर के भेष में। उसकी बोली भी इतनी स्थानीय हो गई थी कि कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं सकता था। तब तक सुरक्षा एजेंसीज ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क करना शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात करते और उन्हें समझाते कि अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखे तो वो तुरंत सूचना दें। ये काम बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि असल में क्या हो रहा है। इसी दौरान एक आम आदमी सामने आता है। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल उसी इलाके में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उसकी दुकान एक बस स्टैंड के पास थी जहां से लोग अलग अलग शहरों के लिए बसें पकड़ते थे। श्यामलाल को रोज सैकड़ों चेहरे दिखते थे, लेकिन एक शख्स ने उसका ध्यान खींचा। वो शख्स बार बार उसी बस स्टैंड पर आता था और कभी किसी से बात करता तो कभी किसी से। वो किसी भी बस में नहीं बैठता था, बस स्टैंड पर घूमता रहता था और फिर चला जाता था। श्यामलाल को यह बात अजीब लगी। उसने उस शख्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने देखा कि वो शख्स अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालता है और उस पर कुछ लिखकर एक पेड़ के नीचे छुपा देता है। श्यामलाल ने जब वो कागज निकालकर देखा तो उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वो किसी कोड में लिखा था जिसे वो समझ नहीं पाया। लेकिन उसे यकीन हो गया था कि ये शख्स कोई साधारण नहीं है। श्यामलाल ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार से संपर्क किया जो राजस्थान पुलिस में तैनात था। उसने उसे पूरी बात बताई और वो कागज भी दे दिया। जब पुलिस ने उस कागज को अपने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो पता चला कि ये कोड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक स्टैंडर्ड कोड था। इसका मतलब साफ था कि ये शख्स किसी बड़े खेल का हिस्सा था। अब पुलिस ने उस शख्स का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रईस अहमद ही था, लेकिन वो इतना चालाक था कि पुलिस को चकमा दे देता था। हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती वो गायब हो जाता। उसने अपने रहने के कई ठिकाने बना रखे थे और वो हर कुछ दिनों में अपनी जगह बदल लेता था। उसे पकड़ना एक चुनौती बन गया था। तब तक सुरक्षा एजेंसीज ने एक और प्लान बनाया। उन्हें पता था कि रईस अहमद अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उससे बात करने के लिए वो हर हफ्ते एक बार पाकिस्तान में अपने किसी करीबी से फोन पर बात करता था। उन्होंने उसके फोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें उसकी लोकेशन का अंदाजा लग गया। वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के आसपास कहीं छिपा हुआ था। अब उसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही सावधानी से प्लान बनाया गया। उन्हें पता था कि रईस अहमद के पास हथियार हैं
और वो अगर पकड़ा जाए तो कोई भी हरकत कर सकता है। इसलिए उसे तब पकड़ने का फैसला किया गया जब वो कम से कम सतर्क हो, और वो समय था रात का। उस रात रईस अहमद को पता चल गया था कि पुलिस उसके करीब है। उसने तुरंत अपना बैकपैक पैक किया और वहां से भागने लगा। वो जानता था कि अगर वो एक बार पकड़ा गया तो उसकी मौत तय है, इसलिए वो पूरी ताकत से भाग रहा था। उसने अपने सारे नक्शे, सबूत और लैपटॉप अपने पास रखे थे ताकि कहीं वो सबूत न छूट जाए। वो बाड़मेर के खेतों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ उस खंडहर तक पहुंच गया जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। वहां पहुंचकर उसने अपने लैपटॉप से आखिरी बार अपने कमांडर को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। वो समझ गया था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है। उसने हथियार नहीं उठाया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक भी गोली चलाई तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। वो चाहता था कि वो जिंदा पकड़ा जाए क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि किसी तरह वो बच निकलेगा। लेकिन उसकी ये उम्मीद झूठी निकली। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो राजस्थान के 3 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था। पहला निशाना था अजमेर शरीफ दरगाह, दूसरा निशाना था जयपुर के एक बड़े शॉपिंग मॉल का, और तीसरा निशाना था जोधपुर के सैनिक स्कूल का। उसने बताया कि ये तीनों हमले इस तरह से किए जाने थे कि कोई भी उन्हें आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता। हर हमले के लिए अलग अलग लोग थे, अलग अलग हथियार थे और अलग अलग प्लान थे। लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद उसके साथी भी डर गए और वो अपने अपने ठिकानों से भागने लगे। सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया और इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। रईस अहमद को आज भी एक सीक्रेट जेल में रखा गया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और श्यामलाल, वो आज भी अपनी उसी चाय की दुकान पर चाय बेचता है। उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी ने उसका नाम अखबारों में नहीं छापा, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जिसने हजारों लोगों की जान बचाई। उसने सिर्फ अपनी चाय की दुकान पर बैठकर एक संदिग्ध इंसान पर नजर रखी, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी मदद के। कुछ जंग बंदूक से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग एक कप चाय के साथ लड़ी जाती है। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे।